के शो में अशराफिया की बदमाशियां, क्या मरात याफ्ता तबके को मजीद मुस्तफीद करने की तैयारियां। सालाना 2 खरब से जायद की मरात, टैक्स इस्तिस्ना, सब्सिडीज, मईशत पर भारी बोझ। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, कल इस प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था एक मराती पैकेज की गुफ्तगू हो रही है। आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे थे। आपको बताया था कि इससे पहले एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम जो आई थी और उससे मुस्तफ़ीद जो हुई थी, अगर मजमूई तौर पर एक्सपोर्ट फर्म्स की तादाद पाकिस्तान में 15,000 है तो उसका 6.3% यानी 850 ऐसी टेक्सटाइल फर्म्स थी जो उस मराती या EFS जो लोन था, सब्सिडाइज लोन था, उससे मुस्तफ़ीद हुई थी। और उसके बारे में भी हमने देखा था कि मशीनरी इंपोर्ट तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ वो पैसा रियल एस्टेट में भी गया और जो डॉक्यूमेंट स्टैंडिंग कमेटी में है उसके मुताबिक जहाज तक खरीदे गए सस्ते कर्जे के ऊपर। और जो साबका दौरे हुकूमत PTI का रहा, उसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका है जिसके बारे में बहुत से अहम सवाल उठाए जाते हैं। तो सवाल ये कि इसके अलावा अगर आपको हमने ये भी आपके सामने रखा था कि जो हमने उस 2 साल के अरसे में यानी जून 2019 से 2021 के दरमियान अगर रीफाइनेंस के लिए रोल ओवर फाइनेंस $1 अरब का दिया था, जो हर 6 महीने रोल ओवर हो रहा था, तो उसके अगेंस्ट जो एक्सपोर्ट्स बढ़े थे दैट वर अराउंड $2 बिलियन। और जो उसमें प्राइस इंक्रीज ज्यादा थी। अगर आपको क्वांटिटी वाइज हमने 4 माह के एक्सपोर्ट फिगर्स दिखाई थी तो आपको बताया था कि बेडवेयर एक्सपोर्ट्स के अलावा कहीं भी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें नजर नहीं आई थी। तो उसमें प्राइस इंपैक्ट था, डिवैल्यूएशन इंपैक्ट था और उसके साथ साथ डिमांड इंक्रीज जो ग्लोबल थी उसका इंपैक्ट था। बहुत कुछ फैक्टर्स भी थे, तब जाके ये $2 बिलियन का इंक्रीज एक्सपोर्ट्स में हुआ था। और यही कुछ एनर्जी के हवाले से सब्सिडी की सूरत हाल रही, जहां हमने माली साल 2017 से 22 तक के नंबर्स आपके सामने रखे थे कि अगर पावर की मद में 260 अरब की सब्सिडी दी गई तो उसके एवज जो एक्सपोर्ट्स में अगर कॉरेस्पॉन्डिंगली इजाफा देखा जाए और प्राइस कंपोनेंट और दीगर हवाले चीजें निकाल के, तो दैट वाज अराउंड 144 बिलियन रुपीस, यानी ₹1 पे 50 पैसे हमें रिटर्न मिला था। तो ये कुछ नंबर्स आपके सामने रखे थे और इनको जहन नशीन करते हुए थोड़ा सा आगे आज बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट UNDP की तरफ से आई थी और इस रिपोर्ट का जिसका हवाला आज मैं देने जा रहा हूं, जिसका पाकिस्तान नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 इस रिपोर्ट का नाम था। इस रिपोर्ट को डॉक्टर हफीज पाशा, दीगर कुछ पाए के इकोनॉमिस्ट इन्होंने फॉर्मुलेट किया था। इस रिपोर्ट में कुछ इन्होंने क्लास और ग्रुप्स की तफसीलात लिखी थी जो मुसलसल पाकिस्तान में जो टैक्स एग्जेम्पशन से, सब्सिडीज से या मरात से मुस्तफीद होते हुए आए हैं। जो मरात इनको मिलती हैं इन सेक्टर्स को, इसमें टैक्स एग्जेम्पशंस थी, लो इफेक्टिव टैक्स रेट्स, टैक्स इवेजन, एनर्जी, वाटर, इसके अलावा इंटरमीडिएट इनपुट्स, मशीनरी, फेवरेबल प्राइसिंग फॉर्मूला, हाई इफेक्टिव प्रोडक्शन, मोनोपोली, कार्टेल। और इसमें जो मजमूई तौर पर जितने सेक्टर्स उन्होंने हाईलाइट किए थे, इसमें सरे फहरिस्त फ्यूडल क्लास थी, उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर, एक्सपोर्टर्स, लार्ज ट्रेडर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ये 6 या 7 ग्रुप्स हैं जिनके बारे में कहा गया कि इनका एक कैप्चर है पाकिस्तान में रिसोर्सेज के ऊपर। इन्होंने इलीट कैप्चर जिसको कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन पे मैं आगे आऊँगा। इन्होंने इस वक्त पाकिस्तान में जो अहम तरीन फैसला साजी होती है ये उसको अपने हक में करवा के पाकिस्तान में मुस्तफीद होते हुए आते हैं सालों से इन बेनिफिट से। और इसमें जो अहम बात है आपको बताने की वो ये है कि जब हम एक्सपोर्टर्स की बात करते हैं तो हमारी मुराद ये नहीं कि सारे एक्सपोर्टर्स, मैंने जिस तरह कहा कि एक्सपोर्टर्स बड़ी मुश्किल में हैं और यकीनी तौर पर उनके लिए काम मुश्किल है, लेकिन ये जो मुस्तफीद होते आए हैं ये चंद गिनती के होते हैं। 850 जो मुस्तफीद हुए 15,000 में से, और ये वो तबका है जो अगर आप फ्यूडल्स में जाएं तो वहां पर भी यही तबका है। जो डॉक्टर हफीज पाशा की किताब है ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान, उसमें अगर आप देखें तो उस किताब के अंदर हवाला मौजूद है कि ये तकरीबन 13,480 के करीब लैंड ओनर्स हैं जो टोटल फार्मर पॉपुलेशन का 0.2% बनते हैं। और ये वो तबका है जिसकी जो जमीन की तादाद ऑन एवरेज 450 एकड़ होती है और ये मजमूई तौर पर सालों से मरात का फायदा उठाते आए हैं फ्यूडल क्लास के अंदर और ये नंबर 1 पर आते हैं। इस UNDP की रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर जो प्रिविलेज क्लास है उसके जो सालाना बेनिफिट्स की जो कॉस्ट है, जो प्रिविलेज है, वो तकरीबन 2,660 अरब रुपए बनती है। इसमें जैसे मैंने 6-7 नाम बताए, इसमें हफीज पाशा साहब की किताब में 2-3 नाम उन्होंने और ऐड किए थे। एक अर्बन रियल एस्टेट डेवलपर्स, एक कमर्शियल बैंक्स और तीसरा पार्लियामेंटेरियंस जो हफीज पाशा साहब ने ऐड किए। तो
तो ये अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर 2660-680 अरब रुपए जो हम सालाना मराद की मद में इस तबके को दे देते हैं। और इस इलीट कैप्चर के बारे में बहुत खूबसूरती से अगर इसका बयान देखा जाए, हफीज पाशा साहब ने किया हुआ है कि इलीट कैप्चर बेसिकली इन्वॉल्व्स शेपिंग ऑफ पॉलिसीज बाय अ फ्यू रिलेटिवली स्मॉल क्लासेस दैट इनेबल्स देम टू अप्रोप्रिएट पब्लिक मनी फॉर देयर ओन गुड। तो अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो ये एक ऐसी मुट्ठी भर अशराफिया होती है जिनके पास ये ताकत होती है कि फैसला साजों से अपनी मर्जी के फैसले करवाएं या खुद फैसला करके अपने फायदे का फैसला करवा सकें। अब आप इसको सामने रखें और फिर आप जिक्र करें कि जो मराठी पैकेज एक और सनतों के हवाले से बन रहा है। गौहर एजाज साहब मिनिस्ट्री है फॉर कॉमर्स के और वो खुद एप्टिमा के पैटर्न चीफ रहे हैं, बहुत जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन ही इज़ नोन एज अ लॉबिस्ट इन टेक्सटाइल, एक टेक्सटाइल के लॉबिस्ट के तौर पर हैं। एक पैकेज की वो बात कर रहे हैं और हमें डर यही है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि पॉलिसी साज ये देखें कि इससे पहले पावर सेक्टर सब्सिडीज हों या जो आपके EFS के लोन्स हों वो किनको मिले, किस खास तबके ने फ़ायदा उठाया। सारे एक्सपोर्टर्स नहीं मुस्तफीद हुए, ना एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो ये जहन नशीन करते हुए आगे बढ़े, कहीं ये इलीट कैप्चर ही तो आपको दोबारा कैप्चर नहीं करने जा रही आपकी रिसोर्सेज को, ये जहन में रखें। और इस रिपोर्ट के ऊपर और इस इलीट कैप्चर के ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं। आबिद सुरेरी साहब हमारे साथ SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोग्राम में मौजूद हैं, माहिर मईशत है, और राना एहसान साहब बड़े सीनियर रहनुमा नून लीग के, लेकिन मईशत गहरी नज़र रखते हैं और बड़ी फैक्चुअल बात करते हैं और जो भी सच हक की बात करते हैं बड़े फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राना साहब, तो सर ये जो किस तरह इलीट कैप्चर मुस्तफीद होती रही ओवर द इयर्स, आप कैसे देखते हैं इस कैप्चर को, और खासतौर पे फ्यूडल और कॉर्पोरेट सेक्टर का जो UNDP की रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने सब में ज्यादा फायदा उठाया। तो ये 2680 अरब रुपए, दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। राना एहसान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ एंटरप्रेन्योर्स या जितनी भी ये SME सेक्टर है वो जो फेस करती है वो एक्सेस टू फाइनेंस है। बैंकिंग सेक्टर जो है, मखसूस जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो मखसूस इंटरप्राइजेज हैं उनको जो है वो फाइनेंस का एक्सेस या बैंक फाइनेंस जो है अवेलेबल है। मैं समझता हूँ 80-85% लोगों के पास तो एक्सेस टू फाइनेंस भी नहीं है। और जब ये स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं जो सब्सिडाइज्ड फाइनेंसिंग की होती हैं, तब भी बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो अपने जो मखसूस कस्टमर्स हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं वो उन्हीं को ही फाइनेंसिंग देते हैं। तो अगर किसी भी आपने ग्रोथ दिखानी है किसी सेक्टर की, तो वो सिर्फ इकोनॉमी की, तो उसका SME सेक्टर को जो है वो फरोग देना लाजमी है। और जब तक उनके पास एक्सेस टू फाइनेंस नहीं होगा वाया कमर्शियल बैंक्स, तो ये मुमकिन नहीं होगा। बाकी आपने ये कहा जो पॉलिसी मेकिंग की जाती है, अब ये जो जिस तरह एक मिसाल है, मैं टर्फ दिया गया, तो टर्फ के अंदर कोई इंडस्ट्री का गैप एनालिसिस नहीं निकाला गया कि हमारे कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो लगनी चाहिए हैं, कौन से फोकस एरियाज हैं जहां प्रायोरिटाइज हमें करना चाहिए लोगों की इन्वेस्टमेंट और उसको इनकरेज करना चाहिए। ये एक आपने ओपन ब्लैंक चेक किया ना, इसके अंदर कोई लिमिट थी कि कौन कितना कर्जा ले सकता है, और जिसका हाथ पड़ा, जिसका इन्फ्लुएंस था, जिसका बैंकिंग रिलेशनशिप अच्छा था, वो बहुत ज्यादा, चंद लोग बहुत ज्यादा 80-90% उसको यूटिलाइज कर गए और बड़ा थोड़े नंबर ने यूटिलाइज किया। इसी तरह जिस तरह आपने बताया कि 15,000 एक्सपोर्टर्स हैं और 800 लोग जो हैं वो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम से जो है मुस्तफीद होते हैं। तो ये वो इश्यूज हैं जो, लेकिन इसकी जो वजूहात हैं वो और भी हैं। जो बैंकिंग सेक्टर है वो अगर कोई डिफॉल्ट कर जाए तो फिर जब आप अदालतों में जाते हैं तो वो केस इतने लंबे चौड़े हो जाते हैं कि बैंक्स की प्रायोरिटी होती है कि हम अपने सेफ क्लाइंट्स के साथ खेलें। तो ये मल्टी डायमेंशनल इशू है, लेकिन हमारे पॉलिसी का भी फुकदान रहा है और हमारे कुछ लोग जो हैं वो राणा साहब ये पॉलिसी डिक्टेट भी करते रहे हैं। अच्छा राणा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँ क्योंकि आपने जैसा कमर्शियल बैंक से कहा, कमर्शियल बैंक्स तो खुद ही, जिस तरह मैंने कहा कि जो हफीज पाशा साहब ने लिखा है कि वो तो खुद इस इलीट का हिस्सा ही हैं, जो आपने खुद देखा हो इनके जो प्रॉफिट्स रहे हैं इस दौरान जब पाकिस्तानी मईशत सफर कर रही है, दे आर एक्सॉर्बिटेंट, अराउंड 200 बिलियन से ज्यादा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स बैंक्स ने पोस्ट किए हैं। लेकिन सर ये आप देखें राणा साहब के यहाँ इंटरेस्ट रेट 22-25% पहुंच चुका है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट मौजूद है, उनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है कायबोर की वजह से बढ़कर 36 अरब रुपए हो चुकी है, उसका हिट लगा है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे और वो नेगेटिव हो गई है प्रॉफिटेबिलिटी, डिवैल्यूएशन का अलग इंपैक्ट पड़ा है। तो हम मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, अच्छा ये फिर सरकार से पैसा मांगते हैं PIA,
फिर सरकार पैसे छापती है या कमर्शियल बैंक से लोन लेती है और पैसा सर्कुलेट होता है, फिर इनको खसारा पूरा करने के लिए पैसा दिया जाता है, फिर उधर और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, कमर्शियल बैंक हुकूमत को कर्जा देते हैं, वो अलग कमाते हैं, और सर ये साइकिल चला जा रहा है। ना इन्फ्लेशन रुक रही है, इदारों का अखराजात बढ़ रहे हैं और हुकूमत ही उस खर्चों को भर रही है। ये तो एक साइकिल है जो चले जा रहा है, इस वक्त कोई रोकने वाला नहीं इस वक्त, राणा साहब इसको। नहीं देखिए, अभी तो जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं इसके अंदर तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए है, मनी सप्लाई को किसी हद तक कंट्रोल करने के लिए है, और क्योंकि डॉलर शॉर्टेज है, डॉलर्स का फुकदान है, तो ये एक लो ग्रोथ को आप जब जाते हैं तो आपका जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो बड़ा मैनेजेबल हो जाता है। तो ये तो उन मकासद की वजह से है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इन इंटरेस्ट रेट्स के अंदर वही कुछ हो रहा है जो होगा इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स में, कि जो डेट बर्डन है, जो लोग बैंक से फाइनेंस लेते हैं वो इस वक्त बड़े एक मुश्किल हालात के अंदर हैं, जहां इतना ज्यादा प्रॉफिट में भी रिटर्न नहीं होता जितना अगर आप 27-28% आपको इंटरेस्ट रेट पे करना हो। तो ये तो अभी एक मैं समझता हूं क्राइसिस से पूरा मुल्क गुजर रहा है, जहां आपकी कोशिश ये है कि आप अपने एक्सटर्नल जो इश्यूज हैं उनको आप कंट्रोल कर पाए, अपनी जो डॉलर का जो शॉर्टेज है या जो उसको कवर कर लें, और आईएमएफ का मुआहदा है तो उसको आपने फुलफिल करना है। तो ये तो अभी तो आप इस साइकिल में मौजूद हैं, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड जाहिर सी बात है जब आप एक ये डॉलर क्राइसिस से निकलेंगे तो और इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है तो इंटरेस्ट रेट्स तो ऑटोमेटिकली नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा आबिद साहब, हम उम्मीद कर रहे थे कि क्रैकडाउन हुए हैं स्मगलिंग के खिलाफ। आपने भी एक एलीट कैप्चर पे रिसेंटली एक आपका मैंने आर्टिकल पढ़ा और बड़ा खूब लिखा आपने, लेकिन सर हमारी उम्मीद है कि ये स्मगलिंग और ये सारे क्रैकडाउन्स के बाद एलीट कैप्चर शायद खत्म होगा, लेकिन हम एक और पैकेज की बात सुनने लगे, बाज़गश्त होने लगी, फिर मराठी लोन्स की बात सुनने लगे, फिर सस्ती बिजली की बात सुनने लगे एक्सपोर्टर्स के लिए, और जो अच्छी बात है लेकिन वो मिलती चंद लोगों को है, चंद ही लोगों को कर्जा मिलता है और वही मुस्तफीद होते आ रहे हैं सालों से। ये तमाम आलमी इदारे लिख रहे हैं, लोकल, अभी वो स्टीफन डेकन आए हुए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, वो खिताब कर रहे थे उस दिन, उन्होंने भी यही कहा एलीट कैप्चर। तो आबिद सुरैई साहब फिर वही होने जा रहा है, वही दोबारा, ये कौन सा क्रैकडाउन है फिर? ये तो वही एलीट कैप्चर मजबूत हो रही है अगर आबिद सुरैई साहब। जी सफियान, मेरा नहीं ख्याल कि अक्सर चीजें जो है वो हो पाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान आईएमएफ के स्टैंड बाय एग्रीमेंट में है। इस वक्त जो हमारी मुआशी हालत है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, उसमें गो की तजावीज़ आ रही हैं, एक्सपोर्ट पैकेज की तजवीज़ भी आ रही है, सस्ती बिजली की तजवीज़ भी आ रही है, और इस तरह की और बहुत सी तजावीज़ आ रही हैं। हुकूमत शायद टेम्प्टेड भी हो, लेकिन हुकूमत कर नहीं पाएगी, स्टैंड बाय एग्रीमेंट की वायलेशन हो जाएगी। और अगर इस स्टेज पे आईएमएफ के साथ किसी किस्म का कोई तातुल आता है तो उसका मतलब जो है वो एक यकीनी डिफॉल्ट है। आपने आज अखबारात में पढ़ लिया होगा कि हमारी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड है, यानी जो हमने डॉलर्स इस साल के लिए अरेंज करने थे, उसका कितना ह्यूज अभी तक शॉर्टफॉल है, और ये शॉर्टफॉल जो है ये खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ ले जाएगा अगर आईएमएफ की साथ की गई कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान ने कोई किसी किस्म की रूहगरानी की। और उन कमिटमेंट में ये बहुत क्लियरली शामिल है कि किसी भी सेक्टर को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही होगी, कहीं पे अनटारगेटेड सब्सिडीज जो है वो नहीं दी जा रही होंगी। और यही वजह है कि इतने भरपूर एहतजाज के बावजूद हुकूमत जो है वो बिजली के बिलों पे किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं दे सकी। तो गो के मुख्तलिफ लॉबीज की तरफ से इस वक्त आवाज़ें आ रही हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, पैकेजेस के लिए, या टैरिफ एनर्जी टैरिफ को ठीक करने के लिए कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड। ये दो चीजें तो हो गई सर, कंसेशनरी लोन ये भी ये अलाउड है या नहीं है अंडर दिस आईएमएफ प्रोग्राम? देखिए, कंसेशनरी लोन लेने के लिए भी आपके पास किसी न किसी किस्म की कोई फिस्कल स्पेस होना जरूरी है। और अगेन आईएमएफ के साथ आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% है, काइबोर आपका 22% पे चल रहा है, तो आप किस तरह से कंसेशनरी लोन दे रहे हैं? अगर तो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात हो रही होती, अगर ये रेडी वाले को लोन देने की बात हो रही होती, तो शायद हुकूमत के पास एक केस होता कि जी ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त जो शदीद इन्फ्लेशन है या जो रुपए की कीमत में कमी आई है उसकी वजह से जॉबलेस होते चले जा रहे हैं और इनको लोन्स देने हैं। तो ये इंडस्ट्री को लोन देना, कंसेशनरी लोन, ये तो आईएमएफ के साथ की गई कमिटमेंट की खुली खराब वर्जी हो जाएगी और आईएमएफ इसका सख्त नोटिस लेगा। ये जो वर्ल्ड बैंक की मीटिंग आपने जिसका अभी तज़किरा किया, तो ये
दूसरे लफ्जों में क्या चीज थी, ये आपको इनडायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है मौजूदा हुकूमत को और आने वाली हुकूमत को भी, इलेक्शन के बाद जो भी आता है, कि अगर आपको अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे तो शायद चीजें पाकिस्तान के लिए इतनी आसान नहीं रहेंगी। और स्टीफन डकन की जो आपने बात की, उसने अपने लेक्चर में यही कहा कि पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि अगर किसी का कोई 22 मरतबा चेक जो है वो डिसऑनर होता है, तो क्या 23वीं मरतबा उसका चेक जो है वो एक्सेप्टेबल होगा बैंक के लिए। और वो IMF के प्रोग्राम की बात कर रहा था कि पाकिस्तान 22 प्रोग्राम जो है वो उसमें अपनी चीजें पूरी नहीं कर सका, और अगर इस्तीफा भी नहीं होता तो फिर 24वें प्रोग्राम की पाकिस्तान को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो अच्छा, लेकिन आबिद साहब, अगर आप पॉलिसी मेकर हो और आपको ये कहा जाए कि आपको एक लिक्विडिटी क्राइसिस है, डॉलर्स आपका क्रंच है, आपके पास है नहीं, और आपको कहा जाए कि वी कैन गिव यू एक्सपोर्ट डॉलर्स और हम आपको इतना $1 बिलियन कमा के दे सकते हैं इफ यू गिव अस दिस, आप हमें एनर्जी सब्सिडी दें, आप हमें जो सस्ता कंसेशनरी लोन दें, तो जितना भी हमने तो ये देखा है कि पॉलिसी मेकर्स को ल्योर किया जाता है ये टारगेट्स देकर कि हम $30 बिलियन, $35 बिलियन, $40 बिलियन, और फिर वो टारगेट्स हमने देखा है ना कोई स्टडी होती है कि अचीव हुए या नहीं हुए, लोन किनको मिला किनको नहीं मिला। तो ये फिर इस तरह ही हमने देखा है ल्योर करने की। SIFC में पहले प्रपोजल गए, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में, कैबिनेट कमेटी में और दीगर जगहों पर डिस्कशंस हुई हैं। तो ये क्या इस तरह पॉलिसी मेकर्स को देखना चाहिए जिस तरह ऑब्जेक्टिव्स दे दिए जाते हैं कि $30 बिलियन, $35 बिलियन ले जाएंगे अगर आप इतना दे दें हमें पैसा? ये देखिए, आम हालात में शायद इस तरह की चीजें ल्योर कर पाती, लेकिन ये जो साल 2023 है ये वो साल है जिसमें कि हम डिफॉल्ट के धाने से वापस आए हैं। और ये ऐसे ही है जैसे कि जब तलातम खेज मौजें होती थी पुराने जमाने में तो जहाज लंगर अंदाज हो जाते थे। इस वक्त हमें एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो तो भूल जाना चाहिए। अभी तो हम सेल जो है वो नहीं कर रहे, हम एंकर कर रहे हैं ताकि ये तूफान गुजर जाए और उसके बाद फिर जब हालात बेहतर होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो फिर हम अपना सफर जारी रखें। तो इस वक्त अगर कोई ल्योर करता भी है ये कह के कि जी GDP जो है वो 7% पे चली जाएगी या एक्सपोर्ट इतने $1 बिलियन हो जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आज के हालात में वो मुमकिन है। हाँ, अलबत्ता अगर आपका मार्च में जब अगला IMF का प्रोग्राम आप सक्सेसफुली ले लेते हैं तो उसके बाद ये चीजें जो है उन पर सोचना पॉसिबल है, नॉट बिफोर मार्च तक। तो यही तरजीह होनी चाहिए कि हम इस स्टैंड बाई एग्रीमेंट को मुकम्मल करें और अगला प्रोग्राम नेगोशिएट करें, जो भी हो, केयर टेकर हुकूमत है या मुंतखब हुकूमत है, और उसके बाद फिर वो ना सिर्फ ये कि उस प्रोग्राम को लेके चले बल्कि वहां से फिर आपका ग्रोथ का सफर जो है वो शुरू हो सकता है। अच्छा, राणा साहब, ओवर द इयर्स गवर्नेंस के लिहाज से देखा जाए तो एक्सपोर्ट पैकेजेस, एमनेस्टी स्कीम्स, जब भी कोई इनिशिएटिव आता है, जैसे SIFC अभी इनिशिएटिव आया, उसका एंड इस पे होता है कि फिर बिजनेस कम्युनिटी की एक मीटिंग होती है, उसके बाद हम सुनते हैं कि फला मराठी पैकेज या फला एक्सपोर्ट पैकेज, या जिस तरह PTI दौर में हुआ एमनेस्टी पे एमनेस्टियां दे दी गई, रियल एस्टेट को ब्लैंकेट रिलीफ दे दिया गया, फिर ये पता चला कि ब्लैक मनी आया, उससे कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ा कंस्ट्रक्शन पर, और फिर स्कैंडल्स बने सारे। तो ये क्यों होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो ल्योर हो जाते हैं इतना जल्दी? क्या इसमें नियतों का फुकदान होता है या वो समझ नहीं पाते डिसीजन मेकर्स? क्या मसला क्या कहां पर आता है राणा साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री की उस तरह ना होना, जो डिसीजन मेकिंग में बैठे होते हैं वो होता है। अब मिसाल के तौर पे ये तो मरात टेक्सटाइल सेक्टर को दिए जा रहे थे, इसमें से 50% तो ये डोमेस्टिक जो लोगों की टेक्सटाइल और जो रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज थी वो डोमेस्टिक बिजनेस कर रही थी, लेकिन वो भी इस्तेमाल कर रहे थे मरात। तो आप सेग्रीगेट नहीं कर सके कि सस्ती बिजली जो आप दे रहे हैं 20 रुपए की या 9 सेंट्स के ऊपर जो दे रहे हैं वो सिर्फ एक्सपोर्टर्स ने यूटिलाइज करनी है और वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए नहीं है। तो वहां भी एक फेलियर था इम्प्लीमेंटेशन का या सेग्रीगेशन का। और फिर आपको तो ये सिर्फ वैल्यू एडेड को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप राणा साहब अगर समझ का मसला होता है तो फिर हमने देखा है प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे PTI के साथ रजा बाकिर साहब थे, फिर वो बैंकर शौकत तरीन साहब थे, हफीज शेख साहब थे, फिर हर दौर के अंदर हमने देखा है कि प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, आलमी इदारों में नौकरियां कर चुके होते हैं, तो फिर वो क्या गाइड नहीं करते सही की पॉलिसी साजों को कि यहाँ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये गलत कहा जा रहा है, या फिर इंप्लीमेंटेशन में ये मसाइल आएंगे? मैं समझता हूं एडहॉकिज्म है और लॉन्ग टर्म पॉलिसी का फुकदान है। ये एक मेजर वजह रही है कि आप आते हैं और आपकी कोशिश होती है फौरन आप कोई रिजल्ट दिखाएं, और उसके अंदर जो लॉबीज हैं वो आपको जो गाइडलाइन देती हैं, जो बैठे होते हैं वो
वो डिटेल में नहीं जाते, या क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज मौजूद नहीं होती तो वो फौरी तौर पे जो है वो कोई सोल्यूशन देने के लिए इन बातों में आ जाते हैं या प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये मैंने देखा है। अब मिसाल के तौर पे हमें पता था कि IMF का मुआहदा है और हम ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर सके कि हम सेग्रीगेट कर दें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक्सपोर्टर्स के साथ, ताकि हमारा जो सब्सिडी का लोड है वो कम हो जाए। लेकिन जब IMF का वो झाड़ू चला तो आपने पूरी मराज जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर से उठा ली। तो जो फैसला हम नहीं कर सके वो फिर IMF ने जो है वो करवा लिया आपसे, और वो ऐसा करवाया कि टोटली उन्होंने वो सब्सिडीज को खत्म करा दिया। आपने जो आप सस्ती बिजली दे रहे थे और ये जो सस्ते लोन्स भी आप दे रहे थे, सही। तो मैं समझता हूं कि अगर आपने करेक्शन लानी है तो सबसे इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप हर इंडस्ट्री का एनालिसिस करें कि वो क्या मरात ले रहा है और उसकी इकोनॉमिक आउटपुट क्या है। अच्छा राणा साहब, आपने जो रेफरेंस दिया है, मार्किंग करें, राणा साहब, तो आपको सेक्टर वाइज ये बहुत क्रूशियल टाइम है जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, जब एग्जेम्पशन सारी खत्म हुई। मैं सर एक ब्रेक लेनी है मुझे आफ्टर दिस ब्रेक याद है। मैं इसी पॉइंट पर आता हूं कि आपको उस वक्त ब्लैकमेल या आपको लॉबीइस्ट ने किस तरह से कोशिश की थी कि आप फैसला ना करें, तब प्रेशर बिल्डिंग हुई गवर्नमेंट पे साहब का PDM की। ये सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। टैक्स एग्जेम्पशन हो, लो इफेक्टिव टैक्स रेट्स हो, टैक्स एवेजन हो, पानी बिजली पर इस पर सब्सिडीज हो, इसके अलावा मोनोपलीज हो, इसकी पूरी एक मुफस्सल रिपोर्ट तफसीलन आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें बताया जाता है कि नंबर 1 पर कॉर्पोरेट सेक्टर है, फ्यूडल क्लास है, उसके बाद और फिर दीगर और ऐसे एक्सपोर्टर्स, लार्ज ट्रेडर्स हैं जो पाकिस्तान में मुसलसल मरात से फ़ायदा उठाते आ रहे हैं, मुस्तफ़ीद होते आ रहे हैं। और इन मरात की तादाद जो हजम है वो एस्टॉनिशिंग है, 2680 अरब रुपए। और ये 2020 की रिपोर्ट है। उसके बाद हमने देखा है इसमें और इजाफा हुआ है और $17.4 बिलियन एक और फिगर कोट की जाती है, जो पाशा साहब की किताब है, हफीज पाशा साहब की। उन्होंने तकरीबन 2 ट्रिलियन की बात की है। उन्होंने सिर्फ 500 अरब तो वो कहा है जो टैक्स फॉरगोन है, और 2000 अरब रुपए उन्होंने कहा है कि सालाना इनके एनुअल जो कमाते हैं जो इमारात याफ्ता तबका, उसमें इजाफा होता है ड्यू टू दीज एग्जेम्पशंस जो हम उनको देते हैं सब्सिडीज की मद में या दीगर मद में। और ये जो इसमें फ्यूडल क्लास है, फिर आपको बताता चलूं, वो एक तबका है मखसूस, यानी जिनके पास 13,000 या 13,480 लैंड ओनर्स हैं, 450 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, 0.2% है टोटल फार्मर पॉपुलेशन का। और इसी तरह अगर एक्सपोर्टर्स की बात करें तो ये वही तबका है 850 या 900 जो 15,000 एक्सपोर्टिंग यूनिट्स के अंदर मौजूद है। और ये 850 लोग जो कि हमेशा EFS, LTFF, LTFOE, EFF दीगर तमाम स्कीम से फायदा उठाते आए हैं। और अब दोबारा एक पैकेज की बात हो रही है। तो राणा एहसान साहब, जब आपने सब्सिडीज खत्म की थी, या आपने जब ये जो कहने पर आपने मुश्किल फैसला किया था आपकी हुकूमत ने, उस वक्त कितनी लॉबिंग और ब्लैकमेलिंग या मैं क्या लफ्ज कहूं, इसका कितना सामना हुआ था आपकी गवर्नमेंट को? कुछ इनसाइट तो बताएं हमें राणा साहब। देखिए, इंडस्ट्री तो हमेशा ये कहती है कि अगर ये रिमूव हो गई तो एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी जी। तो ये थ्रेट तो लूमिंग है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो कल्चर, जो ट्रेंड इतने अरसे से चल रहा है, उससे आपने अगर पीछे हटना है तो उसको भी टाइम लगता है कि आप उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीजों को रिवर्ट बैक करें। एकदम से जो पॉलिसी चेंज होता है वो भी डैमेजिंग होता है, जो निजाम चल रहा होता है, क्योंकि लोग उसके आदी हुए होते हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, देखें, मुझे तो एक ही रास्ता नजर आता है कि आपने अपना कंपैरेटिव एडवांटेज ढूंढना है, और वो आप ऐसे ढूंढेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो पाकिस्तान के लिए सूटेबल है, और आपको एक मार्केट मैकेनिज्म करना होगा जहां आप एनालिसिस करेंगे कि ये इंडस्ट्री जो है ये क्या सब्सिडी ले रही है और ये कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रही है, या कितना जो है वो वापस क्या दे रही है। और फिर जिस तरह आप शुगर का एनालिसिस कर लें कि शुगर इज इट वायबल इन पाकिस्तान, या और उससे कोई बेहतर क्रॉप से रिलेटेड इंडस्ट्री है जो यहाँ लगनी चाहिए, और उसको आप एक मार्किंग एक वो दे दें, एक जो है वो
उसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना दें या मैंडेट एक बना दें कि कौन सी जो है वो कम मराद के साथ ज्यादा इकोनॉमिक आउटपुट जो है जनरेट करती है। तो इस तरह का एनालिसिस होना चाहिए, गैप एनालिसिस होना चाहिए। जिस तरह एक्सपोर्ट आपने बढ़ानी है तो जरूरी नहीं है कि आप ओल्ड स्कूल से ही जाएं कि आपने सेकेंड हैंड प्लांट्स दुनिया से उठा के पाकिस्तान में लगाने और एक पुरानी इंडस्ट्री को करना है। अब आईटी आपके पास एक अच्छा एरिया है जहां से आप डॉलर्स जनरेट कर सकते हैं, आपका टूरिज्म है जहां से आप डॉलर्स जनरेट कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से जो है डॉलर्स सेव कर सकते हैं। तो आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म आपको पॉलिसीज ला के आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप वो पुराना एक जो ट्रेंड चल रहा है कि आप सेकेंड हैंड मशीनरी पाकिस्तान में इंपोर्ट करें टेक्सटाइल की और आप कंपीट करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया में और आप सब्सिडाइज करके उस इंडस्ट्री का सर्वाइवल कराएं, तो वो वक्त मेरे ख्याल से अब गुजर गया। लेकिन राजा मुझे बताएं कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम दीगर इंडस्ट्रीज के एनालिसिस करें, वो बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल से एनालिसिस प्लानिंग कमीशन ने किए हुए होंगे, उनके पास होता है सब सेक्टर एनालिसिस, हर चीज मौजूद होती है, या गवर्नमेंट ने काम किए होंगे, बहुत से एनजीओ और थिंक टैंक्स ने जैसे SDPI है इन्होंने काम किए हुए होंगे। लेकिन सर मसला राना साहब ये है कि इलीट कैप्चर है क्या? वो जो डेफिनेशन बताई थी पाशा साहब ने कि इलीट कैप्चर बेसिकली इन्वॉल्व्स शेपिंग ऑफ पॉलिसीज बाय अ फ्यू रिलेटिवली स्मॉल क्लासेस दैट इनेबल्स देम टू अप्रोप्रिएट पब्लिक मनी फॉर देयर ओन गुड। तो सर ये तो मसला ये है कि जो एक स्मॉल क्लास है उनकी पहुंच है पॉलिसी साजों तक। अब आप बड़े अच्छे से अच्छे सेक्टर ढूंढ लें लेकिन उन बेचारों की पहुंच ही नहीं है पॉलिसी साजों तक, जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं लॉबिंग करके। तो सर वो फिर जितना भी अच्छा सेक्टर हो जिसने अच्छे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट दे उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक लॉबिस्ट ने जाके अपनी बात कहनी है और पॉलिसी साजों ने उसकी बुनियाद पर फैसला कर देना, और ये एलीट कैप्चर है राणा साहब। तो ये कैसे टूटेगा? तो तब उसका सोल्यूशन क्या है कि एक डीप एनालिसिस हो, गैप एनालिसिस हो और पॉलिसी उस एनालिसिस के ऊपर बने, इंडिपेंडेंटली बने, ना कि जब फौरी तौर पे कोई डेलीगेशन PM ऑफिस आ जाए या फाइनेंस मिनिस्ट्री आ जाए और वो हड़ताल का जो है वो थ्रेट करे और वहां पॉलिसी बन जाए। मिसाल के तौर पे ट्यूबवेल्स के ऊपर जब हम सब्सिडाइज जब बिजली के रेट बढ़े ट्यूबवेल्स के लिए, तो डेटा बता रहा था कि 3 लाख ट्यूबवेल जो हैं वो बिजली पे चलते हैं और 15 लाख ट्यूबवेल तो डीजल पे चलते हैं। तो जो डीजल पे चल रहे थे उनका तो 100 रुपए का यूनिट था, जो बिजली पे चल रहे थे वो 26 रुपए था, और वो सब्सिडी मांग रहे थे कि इसको 13 रुपए का कर दें, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 200 अरब थी। तो ये आपको जो है, जबकि 80% ट्यूबवेल 100 रुपए के यूनिट पे चल रहा था। तो यहाँ जो है आपका जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही इसका हल है और वो बेस करनी चाहिए है एक इन डेप्थ एनालिसिस पे। इसके अलावा कोई हल नहीं है, उससे कोई डिविएशन नहीं होनी चाहिए। जी, और आप सुरेश साहब ये आप मुझे बताइए, क्योंकि ये तो जो एलीट कैप्चर है इसको किस तरह तोड़ सकते हैं हम सुरेश साहब, क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए, एलीट कैप्चर तोड़ने का एक ही तरीका है कि आपके पास अक्रॉस द बोर्ड सारे लॉज, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज अप्लाई हो रही हो, एक्सेप्शन किसी के लिए ना हो। और दूसरी तरफ ये है कि पॉलिसीज को इंक्लूसिव बनाने के लिए हमें इंश्योर करना होगा कि हम कैसे प्रोएक्टिव होके वो तमाम तबकात जो मुरव्वजा पॉलिसीज हैं उनकी वजह से एक्सक्लूडेड रह गए हैं, उनको हम कैसे मेन स्ट्रीम में लेके आ सकते हैं। तो ये आपको एक डबल प्रोंग्ड अप्रोच जो है ये लेके चलनी होती है। एक तरफ इंक्लूसिविटी कि आप वो तमाम सेगमेंट जो कि बाहर रह गए, जैसे हमें पता है कि टर्फ में सारा कुछ हो गया, लेकिन जो आपकी स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप थे, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस थे, इनफॉर्मल सेक्टर था, वो बिल्कुल किसी तरीके से भी उसको कोविड के दौरान कोई हेल्प जो है वो नहीं मिल सकी। अब कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाएं कि इन सेक्टर्स को ना सिर्फ ये हम इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि जी वो डॉक्यूमेंटेड हो, फॉर्मल सेक्टर में है, बल्कि उनके लिए कुछ इंक्लूसिव विंडो जो है वो ओपन की जाए, और उसके बाद किसी को भी किसी तरह की कोई एग्जम्पशन जो है या किसी के लिए कोई जो आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, जब वो नहीं करेंगे तो मुकाबला सबके लिए बराबर होगा। देखिए, सब्सिडी की जो डेफिनेशन है, सब्सिडी कॉस्ट ऑफ इनएफिशिएंसी होती है। इसको जब गोल्फर्स जो होते हैं वो हैंडीकैप कहते हैं कि जी अगर किसी के साथ आप गोल्फ खेलने जा रहे हैं और दूसरा बहुत अच्छा, तो कहते हैं जी आपको ये हैंडीकैप शुरू में मिल रहा है कि आप कितने पॉइंट पहले से होंगे। तो हम क्यों ऐसे हैंडीकैप जो है वो प्रोड्यूस करने की इजाजत देते हैं, जिसकी वजह से एक सेगमेंट जो है वो तो मसनूई बैसाखियों के सहारे आगे बढ़ता चला जाता है, और बाकी सब जो है उनको ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा होता compete करने का, और यहाँ से इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन भी शुरू होती है। और यही आपको एक
वो बिगिनिंग होती है जिसमें कि हम कहते हैं कि कैपिटल फ्लाइट हो गई, कि जी अब हमारा कैपिटल जो है वो इजिप्ट में जाके इन्वेस्ट होना शुरू हो गया, वो बांग्लादेश में जाके इन्वेस्ट होना शुरू हो गया, वो कहीं और जाके इन्वेस्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पे उन सबको साथ लेके चलना है और सबके लिए एक इक्वल प्लेइंग फील्ड जो है वो लेके आनी है। हुकूमत का काम यह है एनेबलिंग एनवायरनमेंट दे, पॉलिसीज ऐसी हो जिसमें कि सबको मौका मिले अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का, ना कि किसी एक या दो सेक्टर को पकड़ के ना कि ये हो कि किसी एक सेक्टर को जिसको एक्सेस हासिल है वहां तक जहां पर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो जाए और मुलाकात करे, जिस तरह अभी राणा साहब दुरुस्त कह रहे थे कि मीटिंग हुई पीएम ऑफिस में और उसके बाद एक फैसला हो गया, ना कि डीप एनालिसिस हुआ हो, रिपोर्ट्स हो, पता हो कि किसका सेक्टर का क्या रिटर्न रहा है, माजी की पॉलिसी से क्या नतीजा निकला है। और मैं हैरान हूं कोई हमने ऐसे एनालिसिस किए हुए नहीं, क्या मुझे नहीं लगता कि स्टेट बैंक के पास यकीनी तौर पर होंगी ये सारी फिगर्स जो हम अगर देख के बता सकते हैं और मुख्तलिफ पीआईडी और दीगर इदारों ने किए हुए हैं कि कितनी ईएफएस गई और उनका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। मुझे तो याद है नदीम हक साहब ने 2007 में एक स्टडी की हुई थी इस तरह की। तो सर ये स्टडीज हैं, क्यों नहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स देखते हैं आबिद साहब? ये बिल्कुल ये स्टडीज हैं और मैं चूंकि 3 वज़रा आज़म की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में 3 मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ काम कर चुका हूँ। ये बिल्कुल सारी स्टडीज होती हैं। जब भी ये बात आती है कोई जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज की या 5 सेक्टर जो हैं उनको किसी किस्म की मुराद देने की, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में मेजॉरिटी की जो ओपिनियन होती है वो यही होती है कि जी आप ये ज़रूर दें, लेकिन इसको अगले साल की एक्सपोर्ट टारगेट के साथ लिंक कर दें। अगर किसी इंडस्ट्री ने वो एक्सपोर्ट टारगेट अचीव किया तो उसको तो आप दें, लेकिन अगर कोई आपसे मुराद लिए जाए और उसके एक्सपोर्ट नंबर बढ़ने की बजाय वो वहीं पे स्टैग्नेंट है या वो नीचे गिर रहे हैं, तो फिर वो तो किसी तरह की वो जो है प्रिविलेज के या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के मुस्तहिक नहीं रहते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर दफ़ा जो टेक्निकल एडवाइस होती है उसके ऊपर सियासत और सियासी जो आपके होते हैं मुफादात वो गालिब आ जाते हैं, लॉबीज जो है वो गालिब आ जाती हैं। और यही वजह है कि आपकी जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी की बजाय पॉलिटिकल इकोनॉमी बेस्ड पॉलिसीज जो हैं वो एंड पे आपको मिल रही है। लेकिन आबिद साहब ये आपने जिस तरह कहा कि हमें पॉलिसीज को बड़ा असेस करने के बाद करना चाहिए, सर ये जो हमारी पॉलिसी है डिस्काउंट रेट बढ़ाने की, हम ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन की बहुत सी रीजंस है, उसमें आरती भी है, उसमें बहुत से स्ट्रक्चरल फ्लॉज भी हैं, फिर वो मार्केट कमिटीज और हर जगह वो फिर कॉस्ट पुश फैक्टर्स बहुत सारे हैं और हमेशा हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। लेकिन सर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसका इंपैक्ट मिसाल के तौर पे पीआईए की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई है जैसा मैंने अभी बताया था, उस स्टेटमेंट में अगर हम जाएं तो 36 अरब रुपए का वो कहते हैं काइबोर दैट इज 20% वर्सेस 12% एंड लाइबोर दैट इज 5% वर्सेस 1% जो इतना बड़ा है, द इंपैक्ट वाज अ हिट ऑफ नियरली 36.282 बिलियन रुपीस और ये पिछले साल 21 अरब रुपए का था। और फिर ये पैसा हमारी हुकूमत यानी हुकूमत को ही देना है पीआईए के, क्योंकि वो आगे लिख रहे हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है वापस करने का, ये फाइनेंस कॉस्ट बेयर करने का, तो या तो आप हमें पैसा छाप कर दें या कर्जा लेकर दें मजीद। तो ये तो एक साइकिल बन गया, इंटरेस्ट रेट बढ़े जा रहे हैं, बैंक्स कमाए जा रहे हैं और उधर हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बैठे जा रहे हैं, हमारे अपने एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। सूरी साहब क्या फायदा हो रहा है इस पॉलिसी का? देखिए इंटरेस्ट रेट जो है वो 2 वजह से बढ़ाया जाता है। एक तो जैसे आपने वजह फरमाया महंगाई कंट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान में तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से महंगाई कंट्रोल नहीं होती, या उन मुल्कों में होती है यहाँ पे कि क्रेडिट पे बाइंग हो रही होती है, क्रेडिट कार्ड पे सारी चीजें चल रही होती हैं, हायर परचेज एग्रीमेंट होते हैं, मॉर्गेजेस होती हैं, लीज होती है, तो वहां पे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आप डिमांड को कंटेन कर सकते हैं। हमारे यहाँ महंगाई चूंकि कॉस्ट पुश होती है, लिहाजा महंगाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाना महंगाई को तोड़ने का नहीं, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आप रुपए की कीमत को यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरा जो सेविंग है वो बैंक में है और मुझे ज्यादा बेहतर उस पर इंटरेस्ट आना शुरू हो गया तो मैं डॉलर नहीं खरीदूंगा, वरना होगा ये कि अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए जाते तो इकोनॉमी फौरन डॉलराइजेशन और गोल्ड की तरफ जाती है। हर कोई जो इसके पास थोड़ी बहुत सेविंग होगी वो कोशिश करेगा कि चूंकि अब इस पे बैंक पे तो सेविंग तो मिल नहीं रही, तो लिहाजा ऐसा करते हैं कि या तो डेट इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स में डाल देते हैं या फिर ये करते हैं कि डॉलर लेके रख लेते हैं, जो कि आपकी करेंसी पे मजीद प्रेशर पड़ता है। तो पाकिस्तान में जो पिछले 3 सालों में आपने देखा इंटरेस्ट रेट बढ़ना, तो मेनली वो डॉलर के रेट को थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की कोशिश थी, वो महंगाई को उसने कतई तौर पे कम नहीं किया। लेकिन सर फिर भी गोल्ड एज एन एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2022 में 41% का रिटर्न उसने दिया है गोल्ड ने, और डॉलर वाज द सेकंड बेस्ट। और उसके बाद अगर आपके रिटर्न्स आते हैं फिर वो नया पाकिस्तान और वो दीगर और फिर बैंकिंग सेविंग आती है,
तो सर वो तो डिस्पाइट दैट कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे, ट्रेजेक्टरी अपवर्ड थी, लेकिन जो हमारा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सर्ज हो रही थी, ब्लैक मनी भी जा रहा था, सब कुछ हो रहा था, और अभी भी शायद जा रहा है, स्मगलिंग पे क्रैकडाउन हो रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जा रहा है। 41% का रिटर्न था गोल्ड का 2022 में सुरेश साहब। जी, लेकिन आप ये भी देखें कि अगर ये इतना मार्कअप आपका ऊपर ना गया होता तो फिर क्या असर होता, फिर यकीनी तौर पे ये डॉलराइजेशन अपने पूरे अरूज पे आ जाती। आपके पास 3 पाकिस्तान में अमूमी तौर पे वेन्यूज होते हैं इन्वेस्टमेंट के। पहले लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, अब जब से वहां पे डॉक्यूमेंटेशन और टैक्सेशन का थोड़ा हुआ तो वहां से वो डाइवर्ट होकर वो डॉलर की तरफ और गोल्ड की तरफ आ गए। अभी थोड़ी सी अभी भी सार्फिन की ऐसी तादाद है जो कि सेविंग अकाउंट की वजह से पैसे बैंक में रखती है। अच्छा, यही एक आपको अब सब ये बताएं कि सर अब ये मुझे बताएं इसका हल क्या है कि पीआईए अपने डायरेक्टर रिपोर्ट में लिख रहा है कि ड्यू टू कंटिन्यूइंग लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स सिग्निफिकेंट कैश इनफ्लोज वुड बी रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान for repayment of debts, capital expenditures and to settle long outstanding liabilities. Consequently, board approved restructuring of PIACL. लेकिन उन्होंने साफ-साफ लिख दिया कि हमें अपने long term, short term तमाम needs के लिए we need liquidity from the government of Pakistan. ये कैसे पूरा करेंगे हम? हमारे पास तो खुद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, हम कर्जा लेंगे, नोट छापेंगे, किस तरह से आपको लगता है इसका हल क्या है? किस तरह हम देंगे फौरी तौर पर जो इंजेक्शन इन्हें चाहिए इस वक्त कैश? सुरेश साहब जी, आबिद सुलेरी साहब, आबिद सुलेरी साहब से, आबिद साहब जी आपको आवाज आ रही है? आबिद जी 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 सर, जी सर, जी सर, जी मुझे आवाज आ रही है, जी सर, जी सर, फरमाइए। आप काइंडली अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? आबिद सुलेरी साहब, पीआईए की डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखा है कि ड्यू टू कंटिन्यूइंग लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स सिग्निफिकेंट कैश इनफ्लोज वुड बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर शॉर्ट टर्म फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड टू सेटल लॉन्ग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। वो तो हमारी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब चीजों के लिए अब हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि आप पैसा दें, और हुकूमत के पास खुद पैसा नहीं है, तो इसका हल क्या होगा? पीआईए को कहां से पैसा देंगे हम और इस जैसे और इदारों को? सुरेश साहब देखिए, जो पीआईए है, स्टील मिल्स है, इवन रेलवे है, डिस्कोस है, ये सब लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस है, और हर हुकूमत जो है शौकत अजीज साहब के जमाने से ऑनवर्ड वो यही बात करती है कि इन अदारों को प्राइवेटाइज किया जाएगा या इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाया जाएगा। बदकिस्मती से वो जमातें जब अपोजिशन में आती हैं तो वो इस प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत करना शुरू कर देती हैं, और ये तकरीबन आपकी हर पार्टी जो है वो ये कर चुकी है कि जब वो हुकूमत में आए तो प्राइवेटाइजेशन की बात करे, बाहर आके वो उसके खिलाफ बात करे। और अब भी ये पीआईए हो या बाकी जो अदारे हैं, जब तक आप इनको रीवैम्प नहीं करेंगे, जब तक आप इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में या प्राइवेटाइज करके नहीं चलाने की कोशिश करेंगे, इनको पैसे देते जाना जो है वो मसले का हल नहीं। और यही बात वजह थी कि शाहिद खान अब्बासी ने अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने कहा था कि पीआईए को अगर $1 पे भी बेचना पड़े तो हमें इसको बेच देना चाहिए, और वो इन्हीं लॉसेस की तरफ इशारा कर रहे थे कि जिस तरीके से इसकी लायबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, इसको सस्टेन करना जो है वो अब बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन होता चला जा रहा है। यानी मजीद पैसे अब नहीं देने चाहिए, आप कहते हैं इसको आप इसको बेच के बाद वाइंड अप करें, यानी निकले इससे बाहर, यही आप कह रहे हैं? यानी इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ले आए, जो इसके कोई प्रॉफिट मेकिंग रूट्स हैं, उन रूट्स पे जैसे हमने टर्किश एयरलाइन के साथ किया, कुछ और एयरलाइन के साथ मिलके कोई कोड शेयरिंग वगैरह कर लें, क्योंकि इसमें फंडामेंटल रिफॉर्म की जरूरत है। और रिफॉर्म यही है ना कि आपका अगर क्रू पर प्लेन इसकी रेशो निकाली जाए तो पीआईए जो है वो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट जो एयरलाइंस है उनमें आता है। नहीं सर, लेकिन सर ये रीस्ट्रक्चर ही माजत के साबित सब हर साल इनके एनुअल रिपोर्ट में आता है कि जो भी हुकूमत होती है उसने एक रीस्ट्रक्चर प्लान, इस दफा भी उन्होंने लिखा है कि जून 2023 में एक प्लान अप्रूव हुआ है रीस्ट्रक्चरिंग का। तो अनफॉर्चुनेटली एवरी ईयर वी हैव अ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, देयर इज अ कैबिनेट मीटिंग, और इंप्लीमेंटेशन उसकी नहीं होती रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की। सुरेश साहब इसीलिए नहीं होती कि इस पर पॉलिटिक्स हो जाती है, जो भी उस वक्त अपोजिशन में जमातें होती हैं। और अभी देखेंगे जब आप आज अगर इसको प्राइवेटाइज करने का ऐलान करेंगे तो माजी में शामिल मुख्तलिफ जमातें जो कि हुकूमत में रही हैं, इंक्लूडिंग पीटीआई, वो सब इसकी मुखालफत करना शुरू कर देंगी। तो हुकूमत में रह के रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का बोलना वो थ्योरेटिकली तो आसान लगता है, लेकिन सबको ये भी पता है, और आपने देखा जो लास्ट पीएमएलएन ने
जब PIA को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की थी, कराची में हंगामे हुए थे, 2 कीमती जानें जो थी वो उस हंगामा राई में चली गई और उसके फौरन बाद फिर वो जो प्राइवेटाइजेशन प्लान था उसको रैप अप कर दिया गया। और अब भी यही होगा कि जो ही आप इनमें से किसी भी इदारे को प्राइवेटाइज करने की बात करेंगे, अपोजिशन जो है वो उसको अपने सियासी मकासद में इस्तेमाल के लिए वहाँ के वर्कर्स को लेके सड़कों पे आ जाएगी। और अगर उसमें खुदा न खास्ता कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है तो हुकूमत वक्त के लिए उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, राना एहसान साहब, आप सर मेंबर ECC के भी रहे हैं, कैबिनेट के भी रहे हैं, अब आप अभी तो नहीं, लेकिन अब जिस तरह की डायरेक्टर्स रिपोर्ट है और अपील की गई है गवर्नमेंट से कि आप हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म डेट्स, रीपेमेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सबके लिए हमें पैसा चाहिए आपसे। अब आप अगर ECC में हो या कैबिनेट में हो राना एहसान साहब, तो व्हाट विल बी योर डिसीजन? आप कहेंगे आबिद सोहेल साहब ने जो कहा है कि नहीं अब रुपया और नहीं देना, विल गो अगेंस्ट इट, या आप कहेंगे नहीं जी अभी हमें बेल आउट करना चाहिए एक और? राना साहब देखें, ये बड़ा मुश्किल फैसला है और होता यूजली ऐसे ही है कि बेल आउट मिल जाता है और फिर डायरेक्शन ये दी जाती है कि आइंदा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तो ये फैसले कर करके हम इस नौबत पे आए हैं। हल जो है मेरे ख्याल से अगर आपको कैपिटल की ज़रूरत है तो हल तो कैपिटल रेज करने का यही है कि आप मार्केट में जाके अपने शेयर बेचें या इसको प्राइवेटाइज करें। वो भी इस तरह की कंपनी के लिए मुश्किल होता है, तो अगर नेचुरली इसको जाने दें कि जिस तरफ ये जाती है तो फिर तो ये ऑब्वियसली शटडाउन की तरफ चले जाएगी अगर इसको लिक्विडिटी नहीं दिया जाएगा। तो इसी बुनियाद के ऊपर फिर ये फैसला किया जाता है कि इसको अभी हम बेल आउट कर दें और आगे जो है वो हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उस टाइम के अंदर कुछ होता नहीं है। तो ये ज्यादातर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो इसी तरह से चलती आ रही हैं। और देखें, प्रॉब्लम यही है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ, सही कहा आबिद साहब ने कि जब भी जो हुकूमतें ऑपोजिशन में होती हैं, जब भी जो पार्टीज ऑपोजिशन में होती हैं, वो फिर उसका जो है सियासी मफाद लेने की कोशिश करती हैं। लेकिन राना मुझे याद है कि मैं सीनियर PTI के रहनुमा के साथ, राना साहब आपने कहा कि मुश्किल फैसला होगा, लेकिन आपका फैसला क्या होगा? यानी आप कह रहे हैं कि देंगे इंजेक्शन फिलहाल के कुछ कैश इंजेक्शन ताकि कंटिन्यू करें, या आप नहीं देंगे? ये अपना फैसला तो राना साहब बताएं प्लीज। जी देखिए, अगर कोई ना हो, कोई पॉलिटिकल प्रेशर्स ना हो, तो मैं समझता हूं कि ये जो ब्लीडिंग है ये असल में ब्लीडिंग तो अवाम की होती है। एट द एंड ऑफ द डे आपका जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो आपको ये जो पैसे हैं सूद समेत जो आप आज देंगे उसको, वो आपको सूद समेत वापस अवाम को करने होंगे। तो मैं तो यानी कि ये जाहिर सी बात है, ये पॉपुलर चीज नहीं है, लेकिन आप उसको मेरे ख्याल से तो ये फीड नहीं करना चाहिए लॉसेस को। यू हैव टू कट योर लॉसेस। ठीक, और तो मेरा तो यही। अच्छा, और आप हवाला दे रहे थे PTI का किसी का कि आप जब थे तो फैसला हो रहा था? राना एहसान साहब, मैं एक लीडर के साथ मैं ट्रैवल कर रहा था, बहुत सीनियर लीडर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वेरी सीनियर लीडर ऑफ PTI। तो उनसे ये प्राइवेटाइजेशन पे बहस हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इत्तेहाद को देखें, आप एमिरेट्स को देखें, वो भी जो है वो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं और वो कितना अच्छा काम करती हैं। ये देखे समझे डीपली स्टडी किए बगैर कि उनको कितना इंजेक्शन दिया जाता है और कितनी उस पर इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो फिर वो कहीं जाके वो फीजिबल वो होती हैं, और पता नहीं है भी या नहीं है। लेकिन ये एक जिद बना ली जाती है कि हमने जो है हम इसको ठीक कर सकते हैं। आप अगर ठीक कर भी लेगी एक हुकूमत, तो ये क्या गारंटी है कि अगली हुकूमत जो है उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? बिजनेसेस को रन करना हुकूमतों का काम नहीं है, और इसके ये 75 साल में अगर रियलाइज नहीं होता सारे सियासी जमातों को, तो ये अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ इसकी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। हल यही है कि आप मिल के सियासतदान जो हैं इस पे एक फैसला कर लें कि इसके ऊपर सियासत नहीं की जाएगी। देखिए, मुझे याद है 2013-14 में हमने बड़ा मैसिव क्रैकडाउन किया था गैस थेफ्ट के ऊपर और बिजली की थेफ्ट के ऊपर, लेकिन वो पंजाब की हद तक था, क्योंकि बाकी सूबों में उस तरीके से हम उसको नहीं कर सके। लेकिन आज देखें वो हो रहा है और उसके नताइज भी आ रहे हैं। आज स्मगलिंग भी कंट्रोल में हुई है, और ये जो एक ब्लैक इकोनॉमी जो होर्डर्स के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, उससे कितनी जल्दी आपने चीनी की कीमतें वापस आ गई, कोई खाद की 400-500 रुपए की कीमतें कम हुई। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन है
सूबाई हुकूमतों की वफाक के साथ वहां एक क्वेश्चन मार्क राइज होता है कि क्यों नहीं सियासी हुकूमतें कर पाई, क्योंकि इन चीजों पे भी सियासत होती है। तो ये वो फैसले हैं जो मैं समझता हूँ मूविंग फॉरवर्ड सब जमातों को करने होंगे। क्रैकडाउन का जिक्र किया, इन चीजों पे सियासत हो सकती है। अच्छा राना साहब ने क्रैकडाउन का जिक्र किया, तो मैं आबिद शरीफ साहब इसमें दूसरा इंपैक्ट जो था वो डिवैल्यूएशन का था जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर आया। तो ये जो अभी क्रैकडाउन हुआ है उससे डॉलर की कीमतें संभली हैं वापस, तो हम देखेंगे कि ये एक अच्छा फैक्टर होगा जो जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या दीगर कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी टू ऑपरेट एट अ लोअर, मतलब जो पैरिटी है जो रुपये डॉलर की बेहतर हो गई है, अप्रिशिएट हुआ है रुपी, तो दिस विल इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल अक्रॉस द बोर्ड। सुलैरी साहब देखिए, हमें ये देखना है कि ये क्रैकडाउन जो है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ये कितना सस्टेन रह सकते हैं। इसको आप समझिए कि सर्जरी है, और सर्जरी के बाद फिर आपको फॉलो अप करना होता है, खा वो फिजियोथेरेपी है, वो मेडिसिन हैं, वो कुछ भी है। तो इस वक्त ये क्रैकडाउन तो है, लेकिन इनका फॉलो अप जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स हैं। यानी वो नौबत थी क्यों आई कि जिसमें कि होर्डिंग जो है ये पॉसिबल हो सके। एक्सचेंज कंपनीज की इस जैसा कि इस वक्त एक कैटेगरीज जो थी वो चेंज की जा रही हैं, वहाँ पे रिफॉर्म्स आने की कोशिश की जा रही हैं। इसी तरह से अगर ये अफगानिस्तान डॉलर स्मगल हो रहा था तो यहाँ से लेके वहाँ पे अफगान बॉर्डर तक और फिर उसके अंदर वो सारे जो उसमें इन्वॉल्व थे इस नेटवर्क में, उनको उन पे क्रैकडाउन किया जाना और उन नेटवर्क्स को तोड़ना। तो ये चीजें अगर कंटिन्यू रह सके तो यकीनन रुपया जो है वो स्टेबिलिटी पकड़ सकता है। लेकिन बदकिस्मती से होता यही है कि जो ही ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थोड़े से भी वीक होंगे, ये माफियाज दोबारा से जो है गठजोड़ करके ये वापस आएंगे। और हमने देखा कि ये कई दफा माजी में भी हुआ कि बिजली चोरों पे, गैस चोरों पे, ऑर्डर्स पे क्रैकडाउन हुए, उस वक्त फौरी तौर पर डिस्पर्स हो गए। लेकिन हुकूमत को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जाहिर है और भी बहुत से काम करने होते हैं, तो जो ही उनकी तवज्जो हटी वो दोबारा से वापस आ गए। तो ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म इसके मसले का हल है, पॉलिसी रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म। सर बहुत शुक्रिया आबिद शरीफ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में, राना एहसान साहब और आपने ज्वाइन किया। वील वाइंड दिस अप इन द नेक्स्ट सेगमेंट। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब आलमी इदारे हों, मईशतदान हों, अब सब पाकिस्तान के लिए अलार्म बेल्स बजा रहे हैं। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने एलीट कैप्चर को ख़त्म करना होगा। आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। 2680 अरब रुपए सालाना मरात की मद में 17.4 अरब डॉलर रुपए अगर ये एलीट कैप्चर की नज़र हो रहा है तो हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा। और इसको करेक्ट करने के लिए पहला स्टेप यही होगा कि माजी की मिस्टेक्स से सीखें और आगे बढ़ते वक्त ये जहन रखें अज़म के साथ कि दोबारा उनको नहीं दोहराना। ऐसे पैकेजेस, ऐसी स्कीम्स एक्सपोर्ट्स के नाम पर मरात याफ्ता तबके को मजीद मुस्तफीद करने जा रही हैं, इनको हरगिज़ नहीं आना चाहिए। फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।